स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप डाउनलोड किया है कि नहीं अभी आपने? कर लीजिए फटाफट, अच्छी पढ़ाई करनी है तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास होने वाली है आईटीआई सेकेंड ईयर के सभी ट्रेड के बच्चों के लिए और सब्जेक्ट क्या है भाई? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ठीक है, इससे रिलेटेड पीडीएफ ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा ये भी साथ के साथ इस वेबसाइट पर आपको मिलेंगे। कहां पर? कोर्स वाले ऑप्शन में आपको जाना है। कोर्स में आप देखोगे तो एम्प्लॉयबिलिटी सेकेंड ईयर के नाम से भी एक कोर्स मिलेगा, उसके अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। मैं अपडेट कर दिया हूँ। ठीक है, ये 2 क्लासेस का आगे जैसी क्लासेस जाएंगे वो भी अपडेट होता जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आज क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके पहले हमने क्लास 1 करा दी है, उसको जरूर देखिए। उसके लिए आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, यूट्यूब पर ओपन कीजिए ग्लोबल आईटीआई। ठीक है, क्या करना है आपको? YouTube में जाइए, ग्लोबल आईटीआई टाइप कीजिए, चैनल आ जाएगा। लोगो बना हुआ है इस तरह का, लोगो मैंने भी आपको दिखाया ना, इस तरह से लोगो बना हुआ आएगा। तो इसके ऊपर आपको कर देना है क्लिक। ठीक है, जैसे आप क्लिक करोगे होम, वीडियोज, शॉर्ट्स और कई सारे ऑप्शंस होते हैं, उसमें प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है, वहां पर चले जाइए आप। मजे से एम्प्लॉयबिलिटी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सब अलग अलग है ना। किसी भी ट्रेड से बेफिक्री के साथ आप ये क्लास अटेंड कर सकते हैं। क्लास में हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करने वाले हैं। इसके पहले वाली क्लास में 1 to 20 क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन मैंने करा दिया है। क्वेश्चन की लैंग्वेज हिंदी प्लस इंग्लिश रखने की कोशिश करता हूं मैं, प्लस कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो पर्टिकुलर इंग्लिश सब्जेक्ट के होंगे। तो जो इंग्लिश सब्जेक्ट वाले होते हैं ना, जैसे आपका होता क्या है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है तो उसमें अलग अलग सेक्शन है, कुछ कम्युनिकेशन है, कुछ आईटी है, कुछ इंग्लिश है। तो जो इंग्लिश वाला सेक्शन होगा वो क्वेश्चन इंग्लिश में ही रहेगा, आपके एग्जामिनेशन में भी इंग्लिश में रहेगा। ठीक है, तो ऐसा ज्यादा नहीं होता। मान लीजिए 25 क्वेश्चन है तो 4 जो भी इंग्लिश के आ जाए, कभी कभी 3 आता है, किसी में 4 भी आ सकता है, तो किसी में 5 भी आ गया, तो वो उतने जो है इंग्लिश टू इंग्लिश ही रहेंगे। तो कई बार बच्चे सोचते हैं कि ये ट्रांसलेट क्यों नहीं है, इसको हिंदी में क्यों नहीं करा रहे, तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में रहेंगे। फिलहाल ये जो क्वेश्चन है, वाइल वी आर एट होम विद आवर फ्रेंड्स वी यूज वर्बल कम्युनिकेशन। कह रहे हैं कि जब भी हम अपने घर पर हो और अपने दोस्तों के साथ हो तो मौखिक रूप से जो हम बातचीत कर रहे होते हैं, देखिए यहाँ पर हिंदी में भी लिखा है, जब हम घर पर होते हैं या दोस्तों के साथ होते हैं और हम मौखिक संचार कर रहे हैं, मतलब बोलकर बातचीत कर रहे हैं, तो कौन सा कम्युनिकेशन होगा? कम्युनिकेशन का कौन सा प्रकार होगा? इसकी पिछली क्लास में ये चीज मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन देखा जाए तो एक तो वर्बल नॉन वर्बल तो होता ही है, लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो फॉर्मल और इनफॉर्मल भी होता है। ठीक है, फॉर्मल को हम लोग औपचारिक कहते हैं और इनफॉर्मल को हम लोग अनौपचारिक कहते हैं। औपचारिक मतलब जहां पर, अब मैं थोड़ा समझने के लिए आप लोगों को बताता हूं जनरली, कि जहां पर ऑफिशियल बातचीत होती है, आधिकारिक बातचीत होती है, सीनियर जूनियर वाला कॉन्सेप्ट होता है, अपने टीचर से बातचीत करते हैं, या फिर हमारा कोई बॉस है, हम कहीं नौकरी कर रहे हैं, हम अपने बॉस से बात करते हैं, तो वैसी जगहों पर हमारे बातचीत करने का तरीका थोड़ा फॉर्मल हो जाता है। घर में हम कैसे भी बोल लेते हैं, किसी से तू करके भी बोल लेते हैं, या चल ये तू कर दे, ये दे दे, वो कर दे, ऐसे भी बोल लेते हैं। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में हमें एक पैरामीटर है जो तय होता है और एक तरीका है जिसे हमें फॉलो करना होता है। जैसे आपने देखा होगा कॉल सेंटर वगैरह से आपको कॉल आती है तो वो आपको सर बोलते हैं। ऐसा भी होगा कि आप छोटी उम्र के हैं और वो आपसे बड़े हो एज में, लेकिन प्रोफेशनली वो एक क्राइटेरिया है जो उन्हें फॉलो करना है। ठीक है, वो आपका फोन नहीं काटते, वो आपकी पूरी बात सुनते हैं, उल्टा वो आपको धन्यवाद देते हैं, होता है। तो वही चीज है कि ये चीजें हम लोग जनरली फॉर्मल कम्युनिकेशन कहाँ होगा? कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, बैंक हो गया, हमारे ऑफिसेज हो गए, या हम जहाँ नौकरी कर रहे हैं इन जगहों पे अपने सीनियर, अपने बॉस, इन लोगों से बातचीत जो करते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, लेकिन जब बात आ जाए, घर की बात आ जाए, परिवार की बात आ जाए, ठीक है, घर की परिवार की, दोस्तों की बात आ जाए, ठीक है, अब जगह की बात कर ले, मतलब शादी पार्टी की बात हो जाए, कहीं पार्टी वार्टी में है, शादी में है, ऐसी जगहों पे जो बातचीत होती है, गपशप मारते हैं, जो हम लोग गपशप करते रहते हैं, ये सब आते हैं इनफॉर्मल में। तो यहाँ पर भी हम कहाँ बैठे हुए, हम लोग घर पर बैठे हैं, मजे कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ हैं, चल रही है बकैती कुछ भी है ना। कभी दोस्तों के साथ तो ऐसा तो है नहीं कि पूरा एकदम लाइन टू लाइन बातचीत होती है, ग्रामर मिस्टेक ना हो, आप करके बात कर रहे हैं, तो ये सब नहीं होता ना। तो जब भी आपको दोस्त, फैमिली मेंबर्स, शादी पार्टी ब्याह इस तरह के सवाल आएंगे तो ध्यान रखिएगा कि वहां पर जो कम्युनिकेशन होगा आपका इनफॉर्मल होगा, और इनफॉर्मल को हिंदी में अनौपचारिक कहते हैं, अनौपचारिक। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आंसर कौन सा आपका सही हो जाएगा? आंसर आपका बी वाला जो है सही हो जाएगा। ठीक है,
आपको पता भी होगा, अगर पहली क्लास आपने देखा रहा होगा तो ये आंसर आप अपने आप दे लिए होंगे। ठीक है, मैं तो ऐसे ही कहता हूँ कि एम्प्लॉयबिलिटी बहुत आसान है, बस एक बार समझ लो, एक बार यहाँ पढ़ लो तो दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है आपको। ठीक है, व्हेन वी ग्रीट आवर सुपीरियर्स, देखिए आ गया, उसका उल्टा आ गया ना, यहाँ पर दोस्तों के साथ हम घर पे मजे ले रहे थे, अब आ जाइए, कह रहे हैं कि जब हम अपने ग्रीट मतलब क्या होता है, अभिवादन। पिछली क्लास में मैंने बताया था अभिवादन। अभिवादन मतलब हम किसी से मिलते हैं, जब सुबह सुबह या शाम को जा रहे हैं, एक दूसरे से मुलाकात हो रही है पहली बार कुछ इस प्रकार से, तो हम नहीं कहते हैं यार, तो जनरली घर पे कोई आ गया तो या तो सबका अपना सिस्टम है, कहीं कई जगहों पर नमस्ते बोलते हैं, कई जगहों पर प्रणाम बोलते हैं। ठीक है, कई जगहों पे अब ऑफिस वगैरह में यहाँ तो गुड मॉर्निंग सर, या फिर कहीं जा रहे हैं घर तो या फिर हमने गुड नाइट भी बोल दिया। ठीक है, या फिर शाम को मिल रहे हैं तो गुड इवनिंग सर, आप कैसे हैं, हाउ आर यू, इस तरह से जो हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, कहीं न कहीं उस व्यक्ति का, हमसे जब वो व्यक्ति मिल रहा है तो कहीं हम एक तरह से उसका अभिवादन स्वागत करते हैं। ठीक है, तो वही चीज है, अभिवादन मतलब ग्रीटिंग्स मतलब अभिवादन, हाय हाय हेलो नहीं, जैसे गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, इस तरह के जो शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो सब क्या कहलाता है, ग्रीटिंग कहलाता है। तो जब हम अपने सुपीरियर्स मतलब हमसे जो सीनियर है, या फिर हमारे मैनेजर हैं, ठीक है, या हमारे बॉस हैं, तो ये भाई साहब लोग कहाँ होंगे, मेरा सीनियर कहाँ होगा, मेरा सीनियर कहाँ होगा, ऑफिस में तो होगा। मेरा मैनेजर कहाँ होगा, ऑफिस में होगा। ठीक है, उसके अलावा मेरा बॉस कहाँ होगा, ऑफिस में होगा। अब मेरे घर में मेरा कोई सीनियर नहीं होगा, मेरा कोई बॉस नहीं होगा, या मैं दोस्तों के साथ शादी पार्टी में मजे ले रहा हूँ तो उससे नहीं मतलब, वो मेरे दोस्त है। ठीक है, वो मेरे मैनेजर बॉस नहीं है। तो जब मैनेजर बॉस और इनकी बात आ गई तो किसकी फीलिंग आने लगी, हमें हमें फीलिंग आने लगी भाई ऑफिशियल कुछ ये चीज है। तो जब हम अपने से बड़े, जो हमसे सीनियर है, बड़े नहीं, हमसे जो सीनियर है या प्रबंधक है या बॉस है, तो जब हम उनका अभिवादन करते हैं तो हमेशा कैसा होता है, फॉर्मल होगा, ध्यान रखिएगा। अभी जब मैं दोस्तों की, घर की और पार्टी की बात कर रहा था तो इनफॉर्मल बोला था, और यहाँ पर जब बॉस और ऑफिस वाली फीलिंग आ गई तो क्या हमने बोल दिया, हमने फॉर्मल बोल दिया। तो ये दो चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, दो चीज आप ध्यान रखिएगा तो सारे इस टॉपिक के सवाल ही आपके हो जाएंगे, ये आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अब अनौपचारिक क्या होता है ये भी अनौपचारिक मतलब मैं दोस्तों में पार्टी वार्टी में ऐसे बातचीत हो रही है, घर पर गपशप हो रहा है, वो अनौपचारिक होगा। कैजुअली मतलब कभी किसी से अचानक से मिल गए तो वो कैजुअल हो गया, कैजुअल मीटिंग हो गई किसी कोई ऐसी अचानक से। ठीक है, या फिर उदासीनता मतलब हम लोग बड़े निराशा के साथ बात कर रहे हैं, अरे यार आ गए तुम, हाँ चलो बताओ कैसे हो। कुछ लोगों की हालत ऐसी रहती है, वो हमेशा मुंह बनाए रहते हैं, मतलब डिमोटिवेट रहते हैं और सामने वाले को भी डिमोटिवेट करते रहते हैं, तो वो उदासीनता वाली बात हो गई, तो वो चीज नहीं यहाँ पर होगा। 23 है, स्पोकन कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली बट ऑल्सो, कह रहे हैं स्पोकन कम्युनिकेशन न केवल ये होता है बल्कि ये भी होता है। तो आपको पता होगा जब हमने स्पोकन कम्युनिकेशन बताया था तो उसमें हमने बताया था कि ये दो होता है ना, वर्बल और नॉन वर्बल। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, स्पोकन कम्युनिकेशन जो होता है वर्बल और नॉन वर्बल दोनों होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप आंसर देख लीजिए, पहला ही आंसर सही मिल जाएगा, वर्बल एंड नॉन वर्बल। ठीक है, स्पोकन कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्बल भी होता है, न केवल वर्बल होता है बल्कि नॉन वर्बल भी होता है। ठीक है, अब ये चीज आपको याद है क्या, वर्बल और नॉन वर्बल क्या होता है। वर्बल मतलब बातचीत करने का वो तरीका जिसमें शब्दों का प्रयोग हो, वर्ड्स यूज किए जाएं। ठीक है, बोलने का, बातचीत करने का वो तरीका जिसमें शब्दों का प्रयोग हो उसको वर्बल कहते हैं, और जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है उसको नॉन वर्बल कहते हैं, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज, इशारा, इशारों इशारों में बातचीत करना, ये सब नॉन वर्बल के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्लियर। फिलहाल यहाँ पर आंसर ए हो गया आपका सही। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाई वी कम्युनिकेट विदाउट वर्ड्स, व्हाट वी कम्युनिकेट विदाउट वर्ड्स, ध्यान से सुनिएगा, विदाउट वर्ड्स बट विथ बॉडी लैंग्वेज, एग्जाम्पल ऑफ, याद आया कुछ। सवाल कह रहा है कि जब हम शब्दों के बिना बातचीत करते हैं, बातचीत कर रहे हैं लेकिन शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, किसका प्रयोग कर रहे हैं, शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कितने आदमी थे सांबा ठीक है, तो क्या है, बोले ना, बोले ना, इशारों इशारों में बातचीत कर रहे हैं, उसको शारीरिक भाषा बोल रहा है, और शब्दों के बिना।
तो अभी 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 जो भी इसके पहले वाला क्वेश्चन पर ध्यान दिए होंगे, याद करिए जब आप क्या थे, ये दो चीज पढ़ रहे थे, वर्बल नॉन वर्बल। तो मैंने बताया ना कि जिसमें शब्दों का प्रयोग हो रहा था वो तो वर्बल हो गया था, फिर मैंने बताया जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं हो रहा है वो नॉन वर्बल है। तो नॉन वर्बल कौन हो गया, जिसमें शारीरिक भाषा यूज हो रहा है, यानी बॉडी लैंग्वेज, इशारे इशारों में बातचीत हो रही है। तो सवाल भी तो वही पूछ रहा है अगला आपको, क्या कह रहा है, जिसमें हम शब्दों के बिना शारीरिक भाषा के साथ बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, वो कौन है, वो है लास्ट वाला नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है भाई, समझ गए, बस इतना सा ही तो है, दो चीज समझ लिए, वर्बल नॉन वर्बल, फॉर्मल इनफॉर्मल, ठीक है, फिर उस कहानी सारी खत्म कम्युनिकेशन की। थोड़ा सा मैं एक बता दूं इसे, ठीक है, बता ही देता हूँ, आप लोगों को मजा ही आ जाएगा। चलो, कोशिश तो यही होती है कि मजा आए और बढ़िया रिजल्ट आए, और अभी तक तो होता रहा है, अब बारी आपकी है, आप भी करके दिखाओ। ठीक है, पहले तो ये समझ लो भाई मेरे, ये पूरा कहानी है, ठीक है, वर्बल एक समझ लो, इधर नॉन वर्बल। अब कोई कह रहा होगा यार ये पता नहीं क्या शुरू करते हैं सुन लो फिर मजा आएगा, सारा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा इस टॉपिक का, आपका एग्जाम में कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, वर्बल शब्दों यानी वर्ड्स का प्रयोग करके बातचीत, का प्रयोग करके बातचीत करना, क्या कहलाएगा भाई, वर्बल कहलाएगा। ठीक है, इसमें किसका प्रयोग होगा, इसमें प्रयोग होगा बॉडी लैंग्वेज, जिसको हम शारीरिक भाषा कह रहे थे, बॉडी लैंग्वेज, या इशारों को क्या कहेंगे आप, सिंबल्स, बॉडी लैंग्वेज और सिंबल्स का हम इस्तेमाल करें और बातचीत करें तो वो हो जाएगा नॉन वर्बल। ठीक है, अब इसमें इसमें क्या क्या आ जाएगा, जैसे फेस टू फेस बात कर रहे हो आमने सामने एक दूसरे से, तो भी ये वर्बल आएगा। ठीक है, अगर आप व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रहे हो, ठीक है, तब भी वर्बल ही आएगा। अब आप सोचोगे यार चैटिंग में तो मैं बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन लिख तो रहे हो ना भाई, जब लिखोगे तो शब्द इस्तेमाल करोगे ही, हिंदी के शब्द हो इंग्लिश के शब्द हो फर्क नहीं पड़ता, उर्दू के भी शब्द हो, अगर शब्द आपने छू दिए, शब्दों को अगर आपने यूज कर लिया तो हो गया वो वर्बल। ठीक है, तो ऐसा मत सोच लेना कि वर्बल मतलब बस बोलकर, यही गलती कर देते हैं बच्चे, शब्द प्रयोग कर लिया आपने, बोलकर या लिखकर फर्क नहीं पड़ता, शब्दों का प्रयोग करके बातचीत करना, वो बोलकर हो या लिख कर हो, कहलाएगा वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, और जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, इशारों इशारों में बातचीत करेंगे या फिर तो सिंबल्स यूज करेंगे, वो हो जाएगा नॉन वर्बल। जैसे कि एक जगह इस तरह से हड्डी बना दी जाती है ना, टू, चलो बढ़िया से नहीं बना पाया मैं, इस तरह से हड्डी बना के बीच में एक खोपड़ी बना दी जाती है, मूंछ भी बना देता हूँ, खोपड़ी इस तरह से रहता नहीं कुछ, तो जो किसका सिंबल होता है, हम आप पहले से हो जाते हैं भैया दूर हट लो खतरा है, तो क्या है, ये एक सिंबल है, लेकिन वो सिंबल बोलता है, सिंबल क्या करता है, बोलता है कि बाबू दूर ही रहना, चिपकना मत जाना। ठीक है, तो वही चीज है, क्या है उसमें भी हम समझ गए, तो मैं समझ गया कि खतरा है, वो बोल तो नहीं रहा है ना, बोल नहीं रहा है, लेकिन बस सिंबल है, उसी से मैं समझ गया। तो यही चीज कहना चाह रहा हूँ, या फिर मैं आपको व्हाट्सएप पे मेरे से जैसे चैट कर रहे हो, मैं लिख रहा हूँ कैसे हो तुम, उधर से आया मस्त, ये तो शब्द प्रयोग हो गए, लेकिन अगर सामने वाला उधर से भेजता है कोई, इस तरह से इमोजी भेज देता है, इस तरह से ऐसे आंख बनी है या बड़ा सा मुंह खोल के हो करके ऐसे भेज देता है, ठीक है, तो आप क्या समझोगे, फिलहाल तो इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा, या तो ये खुशी वाला होगा चेहरा, या तो रोंदू वाला होगा, या तो गुस्से वाला होगा। ठीक है, वो कुछ बोल नहीं रहा लेकिन सिर्फ सिंबल भेज दिया, आप समझ गए, तो ये जब सिंबल भेजेगा ना, तो सिंबल वाला क्या हो जाएगा, नॉन वर्बल में आ जाएगा, लिखेगा शब्दों का प्रयोग करेगा तो वर्बल में आ जाएगा, तो इसमें भी मत कंफ्यूज होना। ठीक है, इमोजी क्या होती है, इमोजी के माध्यम से हम अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाते हैं चैटिंग के दौरान। इमोजी किस लिए होता है, इसको इमोजी कहते हैं ना, जो बना रहता है आजकल बहुत बहुत सारा व्हाट्सएप वगैरह सब में ही होता है, तो उसमें उसको हम इमोजी कहते हैं। और इमोजी क्यों इस्तेमाल किया जाता है, कभी आईटीआई के एग्जाम में पूछ देता है भाई एम्प्लॉयबिलिटी में, ठीक है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है, हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं इमोजी के थ्रू, जैसे हम गुस्से में हैं बोलना नहीं चाहते हैं तो ऐसे लाल वाला चेहरा भेज देते हैं, सामने वाला समझ जाता है गुस्से में भाई,
आप दुखी हैं तो ऐसे मुंह बना के भेज देते हैं, ओ हो क्या भाई आज मुलाकात नहीं, नहीं यार नहीं मिले, मुंह बना के भेज दिए, बोले नहीं तब भी सामने वाला समझ गया। नहीं, हम अपनी भावनाओं को सामने वाले को एक्सप्रेस कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, भावनाओं में बहने का समय नहीं है। 25 वर्किंग विथ अदर टू फाइंड अ म्यूचुअल एग्रीएबल सोल्यूशन इज कॉल्ड। कह रहे हैं कि किसी मुद्दे पर कोई समस्या है, उसका समाधान, उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए किसी दूसरे के साथ आप मिलकर काम कर रहे हैं। जैसे कई बार क्या होता है, आप कोई दूसरा काम करते हैं, दूसरा वाला बंदा, दो लोग हैं, इसका काम दूसरा है, इसका काम दूसरा है, लेकिन कोई ऐसा मुद्दा आ गया, एक प्रॉब्लम आ गई, ये प्रॉब्लम आ गई, फिर आप दोनों ने डिसाइड किया, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम मिलकर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो इस मुलाकात, ये जो दोनों पार्टी एक दूसरे के साथ मिली है, इसको क्या कहेंगे? तो इसको हम कहने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं? नेगोशिएशन। नेगोशिएशन। अब ये कैसे होता है? आपने जब मूवीज देखी होंगी, पिक्चर देखते हैं कि नहीं, वेब सीरीज वगैरह तो आप बहुत देखते होंगे, मुझे पता है, क्योंकि मैं देखता हूँ तो आप भी देखते होंगे, लेकिन मैं हमेशा नहीं देखता हूँ, जब खाली रहता हूँ। तो मान लो क्या होता है भाई, ये हो गया बैंक, हो गया बैंक के अंदर एक ये है शेर सिंह है, बैंक पे कर दिया इसने कब्जा, 40 लोगों को यहाँ पर लेके बैठा हुआ है, बंद कर लिया बैंक के अंदर। अब यहाँ आगे पुलिस वाला, चाचा सिंघम मान लेते हैं इनको, ठीक है। फिर अब ये दोनों लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं। बातचीत क्या करते हैं? ये जो समस्या है, इस समस्या का समाधान निकालने के लिए, समस्या क्या है कि 40 लोगों को ये पकड़ के रखा है बंदूक बंदूक के साथ, इधर ये चाचा है, तो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? नेगोशिएशन करते हैं, समझौता करते हैं किसी चीज को लेकर, कि भाई वो बोलता है मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, 50 लाख कैश चाहिए, तब मैं छोड़ दूंगा, नहीं तो अगर 1 घंटे के अंदर नहीं हुआ तो एक एक को मारता जाऊंगा। फिर वो उधर से बात करता है, मैं अपने सरकार से बातचीत कर रहा हूँ। तो क्या कर रहे होते हैं? दोनों समस्या का समाधान निकाल रहे होते हैं। तो इस बातचीत को, आपसी बातचीत को क्या कहा जाता है? कहा जाता है नेगोशिएशन, ठीक है। बाकी प्रोत्साहन कम्युनिकेशन से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। आंसर सी आपका सही है। क्यों सही है? एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, और ये एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा। कोशिश है चीजों को आसान बताने समझाने की आपको। अब तो नहीं भूलेगा ना नेगोशिएशन क्या है, याद कर लेना, दोनों चेहरे कितने सुंदर से बनाए मैंने, है ना। चलिए अगला चलते हैं। कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन with superiors and can be with friends and colleagues। अब देखो ये कह रहा है, मान लीजिए आप एक कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप एक कंपनी में काम करते हैं, वहां आप अपने बॉस से बातचीत करते समय कौन सा कम्युनिकेशन इस्तेमाल करेंगे, और साथ में ही कुछ आपके दोस्त भी उसी कंपनी में काम करते हैं तो उनके साथ कौन सा कम्युनिकेशन इस्तेमाल करेंगे। देखिए, अगर सिर्फ दोस्त का ही पूछता तो थोड़ा बहुत सोचता आदमी की फॉर्मल ही कर लेता, लेकिन अब एक ही कंपनी में हमारे चट्टी बड्डी यार भी है और उसी में हमारा बॉस भी है, अब दोनों है, तो अब हम क्या करेंगे पता है? बॉस के सामने फॉर्मल कम्युनिकेशन, बहुत सराफत से, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं सर, क्या करना है सर, इस तरह से बात करेंगे। अब जब वो चला जाएगा तो जो अपने दोस्त यार हैं कंपनी में, उनके और यार चल चाय पी के आते हैं, ये तो पकाता है ना। दोनों कम्युनिकेशन यहाँ यूज हो जाएगा। बॉस के साथ यूज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बॉस के साथ, अपने सीनियर के साथ क्या यूज हो जाएगा? फॉर्मल कम्युनिकेशन। और ये जो हमारे दोस्त हैं साथ में काम करने वाले, इनके साथ यूज हो जाएगा इनफॉर्मल। ऐसी कंडीशन तब आएगी जब दो दो सवाल दोनों का एक साथ पूछ देता, ठीक है, और सिर्फ आपसे ये पूछे, ध्यान दे लो बाबू, ध्यान तो लो, एबीसीडी रटो मत, सिर्फ आपसे ये पूछे कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो अपने कलीग्स, यानी आप अपने साथ काम करने वाले, जो भी आपके साथ काम करते हैं उनको कलीग्स कहते हैं, सहयोगी आप कहते हैं, ठीक है। आप मान लीजिए टेक्नीशियन है, आपके साथ 20 और टेक्नीशियन है, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उस दौरान कंपनी में आप बातचीत किस प्रकार से करेंगे? तो आप तुरंत कहेंगे सर फॉर्मल, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक है, वहां पर कंपैरिजन नहीं कर रहा है। यहां पर कह रहा है कि बॉस है और आपके दोस्त भी हैं, दोस्त भी डाल दिया, जैसे ही दोस्त डाला मामला खराब। अब समझ लीजिए कि भाई अपने बॉस के साथ तो मैं फॉर्मल रहूंगा, दोस्तों के साथ कैन भी लिखा हुआ है, मतलब हो सकता है इनफॉर्मल भी रहूं मैं, फॉर्मल भी रहूं, दोनों मिक्स टाइप का हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए संगठन मतलब कंपनी, फैक्ट्री, हॉस्पिटल, स्कूल, जहां भी आप नौकरी करते हो उसको संगठन समझ लीजिए। संचार, वरिष्ठों मतलब अपने सीनियर के साथ, सीनियर के साथ हमारा क्या हो जाएगा? औपचारिक हो जाएगा। तो औपचारिक ढूंढ लीजिए, पहले तो अनौपचारिक वाले दोनों गलत हो गए,
ठीक है, ये हो गया गैर मौखिक। मौखिक का यहाँ मतलब नहीं, औपचारिक। या अपने से सीनियरों के साथ औपचारिक रहूंगा और दोस्तों के साथ कैसा हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा मैं अनौपचारिक की बात करूं, लेकिन अनौपचारिक भी हो सकता है। तो ऐसे में जब यहाँ पे इसको फॉर्मल और वहां पर इनफॉर्मल, तो आपको मिल गया होगा आंसर सी पहले से ही कि भाई अपने सीनियर के साथ मैं रहूंगा फॉर्मल और दोस्तों के साथ इनफॉर्मल भी हो सकता हूं। ठीक है, जब दोनों का एक साथ पूछे तो इस प्रकार से आपको जवाब देना। सिर्फ एक पूछेगा और कंपनी के अंदर बातचीत करने लगा, कंपनी फैक्ट्री के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑफिस के अंदर, तब तो फॉर्मल ही लगाना है। लेकिन जब दो इस तरह से दे दे एक साथ, तब फिर हो जाएगा ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बड़ी मेहनत से समझाया जाता है। ठीक है, चलिए 27, गुड मॉर्निंग, नाइस टू मीट यू, हाउ हैव यू बीन। एग्जाम्पल किसका है ये बताइए। कम्युनिकेशन का ही है एग्जाम्पल, बट ये फॉर्मल का है कि इनफॉर्मल का है, इसको बताने से पहले मैं इसको इस टॉपिक को भी समझा देता हूं, जिससे आपकी कमी खत्म हो जाएगी, कमी पूरी हो जाएगी। चलिए, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, चल जाओ, गुड मॉर्निंग भेज दिख रहा है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, इस तरह का, हाउ आर यू। ठीक है, ये सब जहाँ शब्द आने लगे, ये सब आएंगे, सबके कौन सा कम्युनिकेशन कहलाएंगे, ये सब फॉर्मल कहलाएंगे, फॉर्मल ग्रीटिंग। ठीक है, कौन सा अभिवादन है, फॉर्मल। और अगर ये वाला आपको मिल जाए, हाय, हे, व्हाट्सअप, ये तीन शब्द मिल जाए, जैसे आपको तीन शब्द मिल जाए, इन तीनों को कर देना इनफॉर्मल। ठीक है, ये किस में आ जाएंगे, इनफॉर्मल में आ जाएंगे। कहीं पे सेंटेंस में ये लिखा हुआ मिल जाए, हाय, हे, व्हाट्सएप, तीनों में से कोई एक या तीनों या दो, कोई भी, ये तीन शब्द पहचान लीजिए, इन तीनों को, इन तीनों को पहचान लिए तो ये क्वेश्चन सही कराएंगे आपका ये। अगर ये लिखा हुआ मिल जाए, हाय, हे, व्हाट्सएप, इस प्रकार का मिल जाए किसी भी सेंटेंस में, तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन रहेगा। कौन सा, इनफॉर्मल, अनौपचारिक। लेकिन अगर यहाँ पर आने लगे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, क्या चल रहा है, इस तरह के आ जाए जो इसमें है, तब फिर वो आपका फॉर्मल हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया, मुझे तो आ गया। आप भाई, आपसे एक रिक्वेस्ट, वीडियो खत्म होने के बाद घर जाने से पहले कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लासेस कैसी लगी आपको। बाकी कुछ मैं गलत ज्यादा या कम कर रहा हूं तो भी बता दीजिएगा, मोस्ट वेलकम। चलिए, हम मिले, गुड मॉर्निंग, नाइस टू मीट यू, हाउ हैव यू बीन। इसका क्या मतलब है, गुड मॉर्निंग मतलब सुप्रभात, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आप कैसे हैं या आजकल क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा ग्रीटिंग है, किस प्रकार का अभिवादन है। अभिवादन में आपको बताया था अभी, तो ये फॉर्मल वाला है। कौन सा वाला है, फॉर्मल है। यहाँ पर आंसर कौन सा सही हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक है, राइटिंग ईमेल, लेटर, मेमोज, ऑर्डर, फिलिंग फॉर्म्स, मिनट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रपोजल्स, कोटेशंस, एग्जांपल ऑफ वर्क प्लेस कम्युनिकेशन। देखिए, वर्क प्लेस जब भी लिख दे, वर्क प्लेस मतलब जहां हम नौकरी या काम करते हैं, जहां हम नौकरी या काम, बात एक ही हो गई, करते हैं, वो हमारे लिए वर्क प्लेस कहलाता है। हो सकता है नौकरी, काम मतलब बिजनेस भी हो सकता है कि वो आपका खुद का हो जगह। ठीक है, तो ये चीज वर्क प्लेस से कंफ्यूजन। वर्क प्लेस कार्यस्थल मतलब हर वो जगह जहाँ पर हम नौकरी कर रहे हो या काम कर रहे हो, या कई बार हमारा वर्क प्लेस जो है वर्कशॉप भी होता है। ठीक है, तो वो चीज होगी। कह रहे हैं वहां पर ईमेल, लेटर लिखना, मेमोज, ऑर्डर, फॉर्म भरना, ये सब जो है किस प्रकार का कम्युनिकेशन है, क्योंकि ये सारे काम जो है ना कंपनीज में ही होते हैं, ज्यादातर काम करने वाले जगह पे ही मेमो, फॉर्म वगैरह ये सब चीजें भरी जाती हैं। तो ये किस प्रकार का है, तो देखिए यहाँ पर वर्बल नॉन वर्बल का कोई मतलब नहीं है, ये आपका फॉर्मल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि जितना भी ये काम हो रहा है ना, ये कौन सा हो रहा है, ये हो रहा है आपका क्या कहते हैं, ऑफिशियल हो रहा है। यहाँ पर जितना भी ये काम हो रहा है, ये सारा काम क्या हो रहा है, ऑफिशियल हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है 28 का आंसर हो जाएगा फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब हम लोग आगे की तरफ देखते हैं, अगला क्वेश्चन।
राइटिंग लीव लेटर पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप छुट्टी के लिए लेटर लिखते हैं, सिंपल सी बात है, छुट्टी हम अपने मम्मी पापा से तो लेते नहीं है, छुट्टी के लिए लेटर लिखेंगे तो कहाँ लिखेंगे? ऑफिस वाली फीलिंग आ रही है कि नहीं आपको अंदर से? भाई छुट्टी लेने की बात आ गई तो ऑफिस वाली फीलिंग आ रही है कि नहीं? स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल नहीं ठीक है, काम करने वाली जगह से ही तो हमें छुट्टी लेना पड़ता है जनरली। तो छुट्टी लेने वाली जो लेटर होगा, हमारा पर्सनल लेटर तो है नहीं, तो ये पर्सनल नहीं है तो दूसरा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका फॉर्मल। कौन सा वाला हो जाएगा? फॉर्मल हो जाएगा। ठीक है भाई, आंसर की फॉर्मल। वर्क प्लेस, वर्क प्लेस इसलिए लिख दिया क्योंकि छुट्टी कहाँ से लेंगे? जहाँ हम काम करते हैं, काम करने वाली जगह को क्या कहते हैं? वर्क प्लेस कहते हैं। तो जब हम लेटर किसी को लिख रहे हैं तो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो एक तरह से वर्बल कम्युनिकेशन ही है, लेकिन कहाँ के लिए हो रहा है ये? तो ये ऑफिस के लिए हो रहा है। तो जब ऑफिस वाली फीलिंग आने लगेगी तो फॉर्मल वाला जो आंसर है वो हम सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 29 के बाद आगे चलते हैं भाई 30। प्लीज देखिए, अब ये इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया, इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया। प्लीज टू बी इन्फॉर्म दैट द एनुअल स्टाफ मीटिंग हैज बीन टू बी ऑन 1 नवंबर। देखिए अनाउंस किया जा रहा है कि जो स्टाफ मीटिंग है कंपनी की वो 1 नवंबर को होना है, ऐसा तय हो चुका है। जैसे जनरली नोटिस आएगी तो इसी प्रकार से ना, जैसे आपको होगा कि आपका सेशनल एग्जाम 2 मई को होने वाला है, ये फिक्स हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सुटेबल इंग्लिश वर्ड्स देखने हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा ग्रामर आपको नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा क्योंकि मुझे भी बहुत कमी आता है। ठीक है, तो मीटिंग हैज बिन कंडक्टेड नहीं, क्योंकि होना है, मीटिंग होना है, वो नहीं। कंडक्टेड मतलब कि हो गई, तो हुई तो है नहीं। अभी मीटिंग 1 नवंबर को होगी। सुनना, लिसने, सुनने की कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, कंडक्टेड मतलब हो गई है, तो हुई नहीं है भाई। कब होगी? 1 नवंबर को होगी। तो हमें सुनना नहीं है, मीटिंग हुई नहीं है, तो ये तीनों तो गलत हो गए। लेकिन ये कंफर्म हो चुका है, ये कंफर्म हो चुका है कि मीटिंग होगी। ठीक है, कंफर्म, तो इसलिए यहां पर हो जाएगा कि क्या कंफर्म हो गया है? मीटिंग टू बी कंडक्टेड, की मीटिंग होगी 1 नवंबर को। ठीक है, तो कई बार इंग्लिश वीक हो तो हमारी तरह दिमाग लगा सकते हैं आप कि मीटिंग 1 नवंबर को होनी है ना, हो नहीं चुकी है। कंडक्टेड मतलब हो गया, तो ये तो गलत हो गया, हुआ नहीं है। कब होगा? 1 नवंबर को। तो दूसरा क्या है? लिसन मतलब सुनना, तो सुनने का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये भी है कंडक्टेड, कंडक्टेड मतलब हो गया, तो हुआ तो है नहीं, 1 नवंबर को होगा। तो ये है कि भाई कंफर्म हो चुका है कि मीटिंग 1 नवंबर को होगा। जैसे आप लोग कहते हो ना कि कंफर्म हो गया, कंफर्म है कि नहीं सर एग्जाम कब होगा, तो फिर जब लेटर आ जाता है डिजिटल, मैं कहता हूँ ये कंफर्म हो चुका है कि इस डेट को इस महीने में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर ये वाला सही होगा। रीना हैज टू अवेल लीव फॉर 2 days टू हर कजिन वेडिंग। सी हैज द लेटर टू सुपरवाइजर। देखो रीना है, रीना को चाहिए 2 दिन की छुट्टी, रीना को चाहिए 2 दिन की छुट्टी। क्यों चाहिए? अटेंड करना है कजिन की शादी। उसके लिए रीना ने लेटर अपने सुपरवाइजर को क्या करेगी? लिखेगी। तो यहाँ पे 3 चीजें ढूंढना है। यहाँ पर हमने ढूंढ लिया कि क्या करना है उसको, टू अटेंड, शादी अटेंड करनी है, एक तो हमें पहले से ही मिल गया। तो करेंगे क्या? छुट्टी के लिए क्या करेंगे? इन्होंने प्लान किया कि मैं 2 दिन की छुट्टी लूंगी। ठीक है, तो प्लान कर लिया क्या करने के लिए? अटेंड करने के लिए। अटेंडेड नहीं, अटेंडेड मतलब हो गया कि शादी अटेंड कर लिया, अब नहीं, अभी अटेंड करना है। ठीक है, तो अटेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 3 बचे। तो पहले इन्होंने क्या किया? छुट्टी प्लानिंग की। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने क्या किया? प्लानिंग की, और उसके बाद लेटर को क्या, सुपरवाइजर को लेटर सबमिट किया। ठीक है, लिखा, अब यहाँ पे लिखा है नहीं, सबमिट है, तो हमें यहीं पे देखना पड़ेगा। रीना हैज प्लान्ड। ठीक है, रीना हैज प्लान्ड, रीना हैज प्लान टू अवेल, तो रीना ने प्लान किया 2 दिन की छुट्टी लेने का। ठीक है, क्यों लेने का? शादी अटेंड करनी थी, उसके लिए क्या किया इन्होंने? अपने सुपरवाइजर को वो सबमिट किया। ठीक है, लेटर। ठीक है, हैज सबमिट, सबमिट नहीं होगा, सबमिटेड हो जाएगा। तो ऐसे में हैज है ना, अब देखिए यहाँ पर भी हैज लगा हुआ है तो हमने प्लान लगाया, यहाँ पर भी हैज है ना, तो ऐसे में आपका कौन सा वाला ऑप्शन सही आ रहा है? डी वाला। ठीक है, रीना हैज प्लान्ड टू अटेंड
her cousin marriage and she has submitted, ठीक है, सबमिटेड अ लेटर टू सुपरवाइजर। तो यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, पहले सबमिट नहीं करेंगे, पहले प्लान करेंगे, इसलिए पहले सबमिट नहीं करेंगे, इसलिए ये चीज यहाँ पर पहला ही गलत हो चुका था। दूसरे में क्या था, अटेंडेड लिखा था, जबकि अटेंड करना है ना, अटेंडेड तो नहीं कि अटेंड कर लिया है, पहले ही अटेंड कर लेते, छुट्टी किस बात का, तो इसीलिए ये हमने गलत कर दिया था। अब इसमें सबमिट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हैज लगा हुआ है ना, तो हैज जैसे हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट की, ये प्रेजेंट परफेक्ट का शायद केस है, तो ऐसे में होता है ना उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या लग रहा है, प्लान की जगह प्लान्ड लग रहा है, सबमिट की जगह सबमिटेड लग रहा है, क्योंकि दोनों जगह हैज है। ठीक है, तो ये छोटी सी यहाँ पर इंग्लिश है, मैंने आपको बता दिया। चलिए, इमेजिन यू हैव एबीसी कंपनी एज क्राफ्टमैन। ठीक है, क्राफ्टमैन मतलब क्या है, आईटीआई कर लिया आपने, सोचो आपकी फलाने कंपनी को आपने ज्वाइन कर लिया, यहाँ पर भी हैव लगा हुआ, ध्यान रखिए, कंपनी को ज्वाइन कर लिया। अब आपको एक मेल भेजना है अपने सीनियर सुपरवाइजर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कंपनी यू हैव ज्वाइंड, यू हैव ज्वाइंड, यहाँ पर भी है वाला कॉन्सेप्ट आ गया, इसलिए ज्वाइंड हो गया। ठीक है, ज्वाइन वाले जो है उनको पहले हम काट देते हैं, अब दो इन बच गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, एन ईमेल टू बी सेंड टू योर सुपरवाइजर। तो आपको एक सिंपल है कि आपको एक मेल लिखना होगा। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा राइट। ठीक है, तो ऐसे में आपका फिर से आंसर जो है डी सही हो जाएगा। क्या, ज्वाइन, हमने आपको बता दिया कि आप सोचो कि आपने एबीसी कंपनी ज्वाइन कर लिया, जब कंपनी ज्वाइन कर लिए तो आपको मेल भेजना है, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो सिंपल हम लिखेंगे मेल लिखना है आपको अपने सुपरवाइजर को कि हाँ भाई हमने आपकी कंपनी ज्वाइन कर लिया, जो कुछ भी उस मेल में लिखना हो वो तो ज्वाइन करने के बाद पता चलेगा, तो इसलिए यहाँ पर डी वाला जो आंसर है वो सही हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द रोल ऑफ सुपरवाइजर टू इंस्ट्रक्शंस टू क्राफ्टमैन ऑन सेफ्टी एंड वर्क प्लेस। ठीक है, कह रहा है कि आप जो है सुपरवाइजर का रोल अदा करिए, प्ले, प्ले सिंपल होगा, प्ले द रोल ऑफ सुपरवाइजर। आपको कहा जा रहा है कि भले ही आप आईटी करके अभी नए नए गए हैं, लेकिन आपको रोल प्ले करना है। कई बार नहीं होता है कि आप भले ही टीचर नहीं है, लोग कहते हैं टीचर का रोल प्ले करिए, तो सिंपल सा सेंटेंस है, प्ले द रोल ऑफ सुपरवाइजर टू इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस देने की बात हो रही है आईटीआई के बच्चों को सेफ्टी के बारे में। जो भी आईटीआई पास, क्राफ्टमैन मतलब आईटीआई के जो लोग होते हैं उनको क्राफ्टमैन कह सकते हैं आप, तो जो भी लोग आईटीआई के वहां काम करने वाले हैं, तो आपको क्या करना है, सुपरवाइजर का रोल अदा करना है, और उनको क्या करना है, निर्देश देना है, इंस्ट्रक्शंस देना है, जानकारी देना है, किसके बारे में, सेफ्टी के बारे में। किस, वर्क प्लेस सेफ्टी, वर्क प्लेस सेफ्टी मतलब जहां हम काम करते हैं उस जगह की सेफ्टी के बारे में। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, सब कुछ प्रेजेंट की ही बात हो रही है। ठीक है, क्या है, प्ले एंड गिव, टू गिव इंस्ट्रक्शंस, तो यहाँ पर दोनों सिंपल सिंपल लग जाएगा, ढूंढ लीजिए आप इसमें से, सी वाला आंसर आपको सही मिल जाएगा। प्ले द रोल ऑफ, किसका रोल, प्ले द रोल ऑफ सुपरवाइजर टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू क्राफ्टमैन। ठीक है, चलिए, यहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ पर भी आपको देना है, यहाँ पर, और नोट टू बी टू न्यूली रिक्रूट क्राफ्टमैन अबाउट सेफ्टी। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि जब नए नए कोई भी ज्वाइन किया है, क्राफ्टमैन मतलब आईटीआई पास मान लीजिए इनको, कोई नए नए रिक्रूट हुए हैं, नई नई इनकी भर्ती हुई है, तो उनको सेफ्टी के बारे में बताना है, तो उनको नोट लिख कर देना है, एक तरह से इंट्रोड्यूस करना है। तो हर चीज के बारे में कितना कोई बताएगा, तो इससे अच्छा है कि लिख दिया जाए और सेफ्टी के बारे में उनको पकड़ा दिया जाए कि ये लो इसके बारे में पढ़ लेना, इस मशीन के सेफ्टी से रिलेटेड ये जानकारी है, या इस वर्कशॉप से सेफ्टी से रिलेटेड जानकारी है। तो यही है, यहाँ पे क्या है, राइट, राइट हो जाएगा, राइट नोट टू बी सर्कुलेटेड। जब भी टू बी के साथ लिखोगे ना हमेशा, तो वर्ब के ईडी वाला ही फॉर्म लगता है। ठीक है, मैंने फिलहाल इस पे यही दिखा है, तो यहाँ पर क्या होगा, टू बी सर्कुलेटेड, सर्कुलेटेड। ठीक है, टू बी सर्कुलेटेड मतलब उनके बीच बांटने के लिए क्या करो, सेफ्टी पर नोट्स लिखो। क्या करने के लिए, सर्कुलेट मतलब फैलाना, बांटना। ठीक है, टू बी सर्कुलेटेड वाला पहले तो देखो, सर्कुलेट वालों को निपटा दीजिए, सर्कुलेटेड दो बचे ना, रिटेन का यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। राइट नोट मतलब एक नोट लिखो, आज अभी प्रेजेंट की बात हो रही है, राइट नोट टू बी सर्कुलेटेड, भाई एक नोट लिखो जिससे जो भी नई भर्ती हुई है उनके बीच इसको दिया जा सके, फैलाया जा सके। नोट किस बारे में होगा, सेफ्टी के बारे में होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर यही सही हो जाएगा आपका कौन सा वाला, सी वाला ऑप्शन। राइट एंड नोट टू बी सर्कुलेटेड, ठीक है। 34 का सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 मीन्स द इमीडिएट सराउंडिंग टू द प्लेस वन लिव्स। कह रहे जब भी कोई भी एक व्यक्ति जहां रहता है उसके आसपास के तुरंत का जो अगल बगल का इन्वायरमेंट है या माहौल है या उसके अगल बगल का क्या होता है, इसको क्या कहा जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ रहता हूं तो मेरे अगल बगल का जो है एरिया वो क्या कहलाएगा, पड़ोस कहलाएगा ना। मैं जहां भी रहूंगा मेरे अगल बगल की जो सराउंडिंग्स हैं, जो एरिया वो क्या है, वो मेरा पड़ोस कहलाएगा। जो लोग होंगे वो क्या कहलाएंगे, पड़ोसी कहलाएंगे। तो सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं, इसमें नेबरहुड, ठीक है। इसको आप देख लीजिए, जहां आप रहते हैं आपके सराउंडिंग मतलब आपके अगल बगल का एरिया क्या कहलाता है, आपका नेबरहुड कहलाता है, आपका पड़ोस कहलाता है, ठीक है। जिस स्थान के निकट के आसपास का परिवेश जहां आप रहते हैं, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा कोई गणित नहीं। अ टाउन इज देन अ विलेज बट देन अ सिटी। देखिए कह रहे हैं कि शहर, शहर होता है गांव से क्या होता है भाई, शहर गांव से बड़ा होगा तो सिंपल सी बात है हम क्या ले लेंगे, टाउन इज लार्जर देन विलेज। मतलब जो कस्बा होता है वो गांव से तो बड़ा होता है, लेकिन शहर से क्या होता है, शहर से छोटा होता है। तो स्मॉलर देन क्या हो जाएगा, टाउन इज लार्जर देन विलेज बट लेकिन स्मॉलर देन सिटी। यानी कस्बा जो होता है, जो टाउन एरिया होता है वो गांव से बड़ा होता है लेकिन शहर से छोटा होता है। तो अब ये ढूंढ लीजिए, पहले आएगा लार्जर फिर स्मॉलर, तो आपका कौन सा है, पहला ऑप्शन ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट है वी बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी। कह रहे हैं हम किताबें लेते हैं लाइब्रेरी से। तो देखिए लाइब्रेरी, किताबें हम लोग जनरली खरीदना हो तो कहाँ से, स्टोर से खरीदते हैं, बुक स्टोर से या फिर दुकानों से। लेकिन लाइब्रेरी से हमेशा आपने देखा होगा कि सिस्टम होता है कि आपको लेना है 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, फिर उतने दिन बाद आपको वापस देना होता है या तो री इशू कराना होता है। आपने अगर कॉलेजेज वगैरह में यूज किया होगा लाइब्रेरी सिस्टम, तो यही होता है। लाइब्रेरी में आप जाते हैं, बुक का नाम अपना नाम नोट कराते हैं, उतने दिन के लिए ले जाते हैं, फिर वापस करना होता है। फिर कई बार आपको दोबारा चाहिए तो जाके उस डेट को फिर से आपको री अप्लाई करके यानी री इशू करना पड़ता है, दोबारा बढ़वाना पड़ता है। तो एक तरह से लाइब्रेरी हम क्या, लाइब्रेरी से किताबें हम उधार लेते हैं, फिर हम पढ़कर उसे वापस करते हैं। तो वही चीज है यहाँ पर बोरो, ठीक है। क्या हो जाएगा, वी बोरो बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी, यानी हम लाइब्रेरी से किताबें क्या करते हैं, उधार लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देयर अ कॉफी शॉप द पार्क, ठीक है। कह रहे हैं कि एक कॉफी शॉप है, एक कॉफी की दुकान है पार्क के, पार्क के क्या, पार्क के आसपास ही होगी। तो अब देखने वाली बात है कि कॉफी की शॉप कितनी है, एक है ना, एक है। तो अब देखिए आर वाला तो गलत हो जाएगा ना, आर क्या होता है, ज्यादा के लिए होता है, मतलब एक से ज्यादा, या फिर यू के साथ लगता है, यू आर, इस तरह से बहुवचन के साथ, मतलब प्लूरल के साथ लगता है। तो अब ईज वाले दो बचे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट द पार्क नहीं होता है, बगल में जब भी ये शब्द यूज होगा, किसके बगल में, इस बिल्डिंग के बगल में, उस ऑफिस के बगल में, तो वहां पर नेक्स्ट टू यूज होता है। तो ऐसे में आपका क्या हो जाएगा, देयर इज, यानी वहां पर एक कॉफी के शॉप है, कहां है, नेक्स्ट टू द पार्क, यानी पार्क के बगल में, ठीक है। तो ऐसे में आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, ओके। चलिए the area is as houses cost a lot of money। कह रहे हैं कि इस एरिया में जो घर हैं वो बहुत महंगे हैं। लॉट्स ऑफ मनी का मतलब यही है कि जिस एरिया की बात हो रही है कि इस एरिया के जो घर हैं महंगे हैं। तो कई बार आपने देखा होगा शहरों में एक तो नॉर्मल कॉलोनियां होती हैं जहाँ पे नॉर्मल लोग रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर चौड़ी चौड़ी सड़कें होती है और अगल बगल दोनों साइड सिर्फ बंगला होता है, सिर्फ बंगले होते हैं, दो दो तीन तीन फ्लोर के, लंबी चौड़ी कोठी बनी रहती हैं, ठीक है। तो लोग कहते हैं यार पॉश एरिया है, ये क्या है, पॉश एरिया है, मतलब क्या है, महंगा एरिया, ठीक है, वहां पे बड़े लोग रहते हैं, ठीक है। तो वही चीज हो गया यहाँ पर, तो उसको क्या कहेंगे, एक्सपेंसिव कहेंगे। पॉश एरिया मतलब वो एरिया जो है वो महंगा है। हर शहर में हर जगह कोई ऐसी जगहें होती हैं
जहां पर आपने देखा होगा चौड़ी सड़कें, बड़ी बिल्डिंग्स, एक घर के नीचे 5-5 6-6 कार खड़ी होती है। जहां वो एरिया होता है उनके घर उसी शहर में अन्य एरिया कंपैरिजन में उन घरों का जो रेट है 2-2 4-4 गुना 10-10 गुना ज्यादा होता है और वो घर भी महंगे महंगे होते हैं। तो ऐसे एरिया को हम क्या कहेंगे? द एरिया इज एक्सपेंसिव, मतलब वो जो जगह है वो महंगी है, वो एरिया काफी महंगा है, वहाँ का किराया महंगा है, वहाँ पर रहना महंगा है ना, होता है ना, जैसे कुछ सिटीज भी महंगी होती है ना नॉर्मल के कंपैरिजन में, वही चीज है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस क्लास, देयर आर अपार्टमेंट इन माय नेबरहुड। कह रहे मेरे पड़ोस में अपार्टमेंट्स हैं, तो अपार्टमेंट्स हैं तो स्कूल का क्या लेने देना? क्या दयालु होते हैं अपार्टमेंट या फ्रेश होते हैं? नहीं, अपार्टमेंट्स कहने का मतलब है कि स्पेसियस। भाई मेरे पड़ोस में अपार्टमेंट बने हुए हैं लेकिन वो काफी स्पेसियस है, मतलब उनमें जगह अच्छी है। अपार्टमेंट इसी हिसाब से डिजाइन नहीं किए जाते हैं तो वहां पे जगह निकल सके, तो वही चीज है यहाँ पर। देखिए अपार्टमेंट की जब बात आ जाएगी तो अपार्टमेंट का स्कूल से लेना देना नहीं है, काइंड मतलब दयालु, तो अपार्टमेंट दयालु थोड़ी होगा, वो तो बिल्डिंग है ना। और फ्रेश का मतलब फ्रेश रहे, तो कहीं फ्लावर्स वगैरह की बात हो रही हो या किसी खाने की बात हो रही हो तो सब फ्रेश हो सकता है, अपार्टमेंट फ्रेश नहीं होता, उसमें क्या फ्रेश। तो वहां पर क्या हो जाएगा? स्पेसियस, कि अपार्टमेंट के साथ क्या सुटेबल है? स्पेसियस। इस प्रकार से आज जो है क्लास में इतने क्वेश्चन रहेंगे। क्लास के बाद आपका मैंडेटरी फीडबैक जरूर से जरूर बताइएगा, क्लास कैसी लगी, कुछ कमी है तो उसको भी आप बताइएगा, जो अच्छा है उसको भी बताइएगा। आपके कमेंट्स का वेलकम रहेगा, मैं उनको पढ़ता ही पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है। बाकी मैं कमेंट्स पढ़ूँ ही ना, अपने क्लास के नीचे कमेंट्स में जरूर देखता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और आगे के क्वेश्चंस के साथ। तो पसंद आई हो वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ आई होगी, तो लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं सोच रहे थे सब्सक्राइब करो कि नहीं, तो अब कर लीजिएगा। थैंक यू।